अर्पिता सिंह की पहली अचीवमेंट जो है वो ये है कि इसके जेई मेन में 99 परसेंटाइल से अबव मार्क्स हैं। वो खुद में एक मिसाल है किस तरह से उसने स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया है। इसके फादर ड्राइवर हैं और मदर टेलरिंग का काम करती है और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है वो, और उस गांव की पहली इंजीनियर या डॉक्टर बनने वाली। मैं औरंगाबाद के एक छोटे से गांव महसू से बिलोंग करती हूँ, जिस गांव में आज तक कोई 10th 12th के आगे पढ़ाई नहीं किया और वहाँ पे किसी ने जेई और नीट के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ना तो आज तक वहाँ पे कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। उस गांव से स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक खड़ी हूँ और उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ तक लाने में मेरी मम्मी का रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आनंद जायसवाल और आप सारे बच्चों का और जो भी मुझे देख रहे हैं उन सब का मेंटर स्टडी उत्सव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। और आज हम एक बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं, और जो मेरे साथ स्टूडेंट बैठी है वो खुद में एक मिसाल है किस तरह से उसने स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया है और आगे भी मुकाम हासिल करना चाहती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अर्पिता सिंह की, और अर्पिता सिंह की पहली अचीवमेंट जो है वो ये है कि इसके जेई मेन में 99 परसेंटाइल से अबव मार्क्स हैं। और जो इसकी खासियत है ना, जो इसको यूनिक बनाती है इसकी स्टोरी को बाकी लोगों से, उसमें ये है कि इसके फादर ड्राइवर हैं और मदर टेलरिंग का काम करती है और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है वो, और उस गांव की पहली इंजीनियर या डॉक्टर बनने वाली। मतलब आज तक उस गांव से कोई इंजीनियर नहीं बना, आज तक उस गांव से कोई डॉक्टर नहीं बना। तो इस पूरी स्टोरी को हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और बातचीत करेंगे। तो अर्पिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ये बताओ अर्पिता, तुम्हें कैसा लग रहा है? सर, आज ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। तो ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है ये। चलो, वेरी गुड, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरी बैकग्राउंड, मैं औरंगाबाद के एक छोटे से गांव महसू से बिलोंग करती हूँ, जिस गांव में आज तक कोई 10th 12th के आगे पढ़ाई नहीं किया और वहाँ पे किसी ने जेई और नीट के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ना तो आज तक वहाँ पे कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। उस गांव से स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक खड़ी हूँ और उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ तक लाने में मेरी मम्मी का रहा है। अच्छा, तो मम्मी आपकी पढ़ी लिखी है? मेरी मम्मी मैट्रिकुलेट है। तो 10th पढ़ी हुई है, लेकिन इतना वो आपको इनकरेज करे कि आपको इंजीनियर बनाना है उनको। चलो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी फैमिली में, है ना, कोई अगर गर्ल कैंडिडेट, फीमेल अगर उस फैमिली से एक अच्छी जगह पहुँच जाए, अगर वो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो वो पूरी फैमिली को चेंज कर देती है। हो सकता है कोई उस घर का लड़का इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो उस फैमिली पे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उस फैमिली से कोई लड़की अगर आगे जाके इंजीनियर बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, तो उसका उसकी फैमिली पे पूरा चेंज होता है। एक तो जिस फैमिली से बिलोंग करती है, फिर जहाँ वो जाती है शादी करके, वो पूरा फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत आ जाती है उसमें। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन कि तुमने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सर। ये बताओ, जो तुमने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई, जैसे स्कूलिंग कहाँ से किया, फिर स्कूलिंग टाइम में तुमने क्या स्ट्रगल किया, फिर पटना कैसे आई, मेंटस कैसे पहुंची? सर, स्टार्टिंग से मम्मी ने मुझे नानी के घर में रखा था, क्योंकि मेरे गांव में स्कूलिंग की कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद मैं फिर जब फैमिली इशू आने लगी तो अपने घर चली गई। मैंने 1 साल स्कूल ड्रॉप लिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई भी बेहतर स्कूल नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में आज के टाइम पे कितना पढ़ाई होता है, इसके वजह से जब तक स्कूल नहीं ओपन हुआ तब तक मैं घर पे बैठी रही। जब वहाँ पे एक बेहतर स्कूल बना तो मैं वहाँ से पढ़ाई की, और जब मैं एवरेज नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, बैक बेंचर टाइप, बैठ के गॉसिप करने वाली स्टूडेंट टाइप, वहाँ से मैं 7th तक आई। और उसके पहले
मतलब उतना मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं था, एबिलिटी नहीं था, या बोल सकते हैं मैं खुद को कभी पहचान नहीं पाई। जब 8th में मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और उनके टेस्ट में भी जैसे अभी वाले सेशन में हुआ कि सेशन 1 में मेरा 54 परसेंटाइल आया, उसके बाद 99 पहुंचा। सेम उसी तरह जब मैं 8th में थी तो मैं उस कोचिंग में गई थी, और उस कोचिंग में मतलब फर्स्ट जब टेस्ट दिया मैंने तो 60 में 16 मार्क्स आए मेरे, और मतलब विद इन 1 मंथ जब दोबारा से टेस्ट हुआ तो 57 आउट ऑफ 60 आए थे उस टाइम पे। तो वहां से मुझे इनकरेज हुआ कि मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिला था। और जब मुझे एक बेहतर गाइडेंस मिला तो मैं फिर करते गई, और उसके बाद मैंने ये मतलब कसम खा लिया कि जिस टॉप पे भी पहुंची हूँ उससे बिलो नहीं आने चाहिए। वेरी गुड। और उसके बाद जब मेरी जर्नी चल रही थी 8th 9th और 10th की, तो 9th के टाइम पे कोविड पीरियड हो गया, घर पे बैठ गई। घर पे ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स की मिलती थी पर उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। जब 10th में पहुंची तो 10th में फिर से मतलब बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई की, क्योंकि उस टाइम भी कोविड का था, आना जाना लगा था। उसके बाद फिर जब 10th कंप्लीट हुआ तो 91% आए मेरे। 91% जब आए तो घर वालों के अंदर एक लगा, मतलब जो घर वाले चाहते थे कि इसे नहीं पढ़ाना चाहिए, जो गांव वाले कहते थे नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी लगा कि ये कुछ तो कर सकती है। सबसे ज्यादा मेरे फादर को कभी लगा नहीं, मतलब मेरे साइड पढ़ाई के नहीं रहे। जब मैंने 10th का रिजल्ट लाया तो उसके बाद मेरे फादर को भी लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, और उस टाइम पे मुझे पापा का सपोर्ट मिला और मैं आज यहाँ तक आई। उसके बाद जब 11th में मुझे पता नहीं था कि जेई या नीट क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस पता था कि 11th 12th करना है, और मेरा एक ड्रीम था यूपीएससी का, मुझे वो करना है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे आर्ट्स लेना है, मैं नॉर्मली पढ़ाई करूँगी और जाऊँगी। उस टाइम पे मम्मी ने बोला कि नहीं, अगर कुछ करना है तो टेक्निकल करना है, यूपीएससी उसके बाद नहीं होता है क्या। हाँ, उस टाइम पे मम्मी ने मुझे भेजा पटना, मेंटर्स में एडमिशन कराया। उस टाइम पे वो जो टीचर मुझे 10th तक गाइड करते रहे, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। वो बोले कि आप जाइए, आप कर सकते हैं। मैं जब यहाँ आई तो इतना सिलेबस देख के फ्रस्ट्रेट होने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 10th का सिलेबस बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू 11th और 12th। हाँ। बहुत हाइक रहता है इसमें। उस टाइम पे जब आई तो वेक्टर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर सेट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं, क्लास आना छोड़ देते हैं। तो तुमने वहाँ पे अपने आप को अच्छे से मैनेज किया, मुझे लगता है। यस सर। उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो 1-2 महीना अभी फर्स्ट चैप्टर को जाने देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आता है, हर कुछ समझ में आ जाए ऐसा थोड़े होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर में गई तो मुझे लगा ये तो 9th में मैंने कुछ देखा था, फिर रिलेटेबल थोड़ा लगने लगा। फिर उसके बाद मेंटर्स के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। SDCC जाती थी, वहां पे हमेशा टीचर्स अवेलेबल क्लासेस में। हाँ, डाउट क्लासेस में बहुत टीचर्स अवेलेबल होते थे जो मुझे हमेशा गाइड किए। वहां पे मतलब मैं क्वेश्चन पूछ के उन्हें नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के इरिटेट करती थी, लेकिन उन्होंने पेशेंसफुली मुझे हैंडल किया। उसके बाद फिर जब जर्नी चली रही थी तो बीच में मेरे हॉस्टल के फूड के वजह से और इन्फेक्शंस मुझे बार बार हो जाते हैं, उसके वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। जब बीमार होने लगी तो उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या हो रहा है, और बीच में क्लास मिस हो गया, 1 वीक क्लास मिस हो गया। 11th में कि 12th में? 11th में। उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि 1 वीक का ही तो क्लास मिस हुआ है, इतना से क्या हो जाएगा। मैं फिर से 10th वाला रिलेट करी थी, 1 वीक में क्या ही हो जा रहा है, फिर कर लूंगी कवर। जो बीच में जो छुट्टी मिलती है, वेकेशंस मिलती है 10-15 दिन की, उसमें मैंने फिजिक्स के पूरे सिलेबस को इतना मतलब पढ़ा, 3 घंटे सोती थी केवल, और कर रही थी। उस टाइम पे मैंने 11th के सिलेबस को कंप्लीट किया पूरा। गुड। और देन उसके बाद फिर भी मैथ्स तो हैंडल नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, और जिस तरह से प्रैक्टिस चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स में बैकलॉग बहुत गंदा था। फिर धीरे धीरे चल रहा था, फिर लास्ट मोमेंट पे
बीमार होने की वजह से नहीं कर पाई मैं। फिर सोचा कि चलो 11th वेस्ट हो गया, 12th में कर लूंगी। 12th में जब आई तो 12th में ये हुआ कि स्टार्टिंग का जो 3-4 चैप्टर तक सही चला, फिर से बीमार हो गई। और फिर से बीमार हुई तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उस टाइम पे माइग्रेन स्टार्ट हो गया। और जब पढ़ने बैठती थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ती, बस स्टार्ट हो जाता और लगता कि अब नहीं होगा, इतना पे छोड़ के। और उसकी वजह से बहुत कम पढ़ने की वजह से नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मम्मी ने मेरे सिचुएशन को देख के मुझे घर बुला लिया। मम्मी बोली कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ पे रहोगी तो ऐसे बोर्ड्स भी बर्बाद हो जाएगा। घर गई तो अक्टूबर नवंबर मैं पूरा बीमार रही। दिसंबर से फिर मेरा एक अलग स्पार्क स्टार्ट हुआ कि छोड़ो, जेई नहीं हुआ मुझसे, लेकिन मैं बोर्ड्स में अच्छा करूंगी। फिर तूने बोर्ड में फोकस कर दिया? हाँ, मैंने कंप्लीटली बोर्ड्स पे फोकस कर दिया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे बोर्ड्स वाला कंटेंट पढ़ना है। जेई और बोर्ड्स का सिलेबस एक होता है, और सीबीएसई बोर्ड जब होता है तो वहां पे क्वेश्चन लो लेवल के तो नहीं आते हैं। तो मैंने जेई वाले कंटेंट से मेंटर्स के संजीवनी बैच और पराक्रम जो 1 शॉट चल रहे थे, वहां से मैंने करना स्टार्ट किया। अच्छा, तुमने पहले ऑफलाइन क्लासेस की? हाँ। और जो तुम्हारी तबीयत खराब हुई, हाँ, तो उसमें फिर तुम्हारे ऑनलाइन कोर्सेज तुम्हें फायदा हो गया? ऑनलाइन कोर्सेज से मुझे बहुत फायदा हुआ। मतलब अगर ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे कर पाती। उस टाइम पे मैं करती गई सब कुछ। और देन फिर मुझे लगा जनवरी वाला जब अटेम्प्ट था तो उस टाइम पे मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। और मैथ्स के लिए तो 0 कॉन्फिडेंस था मुझे। उसके वजह से मैथ्स में मेरे परसेंटाइल फर्स्ट में 6 परसेंटाइल रह गए थे। अच्छा, मैं तुम्हारा स्कोर कार्ड देख रहा हूँ। फर्स्ट सेशन तुम्हारे मैथ्स में 6 परसेंटाइल हैं और सेशन 2 में 99.7 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल। मतलब ये तो चमत्कार ही बोलेगा कोई। ऐसे में देख रहा हूँ तुम्हारा ओवरऑल परसेंटाइल सेशन 1 में 54.2 परसेंटाइल है और अभी तुम्हारा सेशन 2 में 99.295 परसेंटाइल है। यहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तुमसे बात करके, वो ये कि जहाँ बच्चे कम स्कोर लाके डिमोरलाइज हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं या फिर स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं या कुछ और करना स्टार्ट करते हैं, मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं मैं देख रहा हूँ तुम्हें खराब परफॉर्मेंस आने के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारा और हर स्टेज पे तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया। और इम्प्रूवमेंट इसको नहीं बोलेंगे तो चमत्कार बोलेंगे। तुम जो मैथ्स में 6% है वो 99.65 परसेंटाइल पे पहुंच गया। जो टोटल परसेंट 54.2 है वो 99.295% है। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है ना? अब मुझे लगता है जो तुम बता रहे हो कि तुम बीमार हो 11th में भी 12th में भी, अगर तुम बीमार नहीं पड़े तो शायद 100 परसेंटाइल में होती तुम। तो हो सकता है सर, लेकिन अभी जितना मैं कर पाई, मैंने जितना रगड़ा है उतना पूरे 2 साल में मैंने नहीं रगड़ा है, 4 महीने में। अभी तो यहाँ पे ये चीज़ भी बच्चों को एक पता होना चाहिए कि आप 4 महीने पढ़ के अगर 99.295 परसेंटाइल ला सकते हैं, है ना, और अगर आप सालों भर पढ़ो, 2 साल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम 24 महीने पढ़ते हो, तो ये तो कुछ भी किया जा सकता है इसमें। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम बता। जर्नी बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं, बट अगर पढ़ाई को केवल देखते हुए किया जाए तो उस टाइम पे बहुत इजी होता है, लेकिन उसके अलावा जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं हमारे साथ वो इजी नहीं होते हैं। नहीं तो तुम ये मुझे फिर से बताओ, जैसे ये बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा कि जहाँ पे बाकी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा घर में तुम नानी के घर रही, वहाँ पे घर में थोड़ा, हर घर में होता ही है अनबन। हाँ। ठीक है, लोगों को लगता है कि बाहर कोई भी है वो आके हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनकी प्राइवेसी जाती है, तो थोड़ा सा उनको लगता है। तो तुम वहाँ से गांव वापस गई, 1 साल तक तुम्हें स्कूल नहीं मिला, तुम बैठी रही, तो वहाँ पे तुमने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। फिर अभी तुम्हारा जेईई फर्स्ट टाइम में सर मैं बहुत छोटी थी और उस टाइम पे मैंने खुद को मोटिवेटेड नहीं, मेरी मम्मी ने अपने जिद को मोटिवेटेड रखा कि ये करेगी। बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी बच्चे इमेच्योर होते हैं, बच्चे उतना डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट, जैसे इसकी मदर ने बहुत हेल्प किया, पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप बच्चे को मोटिवेटेड रखें, उसको सही गाइडेंस दें, डिमोरलाइज होने से बचाएं और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर डालें ताकि वो लाइफ में अच्छा कर पाएं। और जो कमियां रह गई उस कमियों को आप इग्नोर भी करना पड़ता है पेरेंट को, नहीं कि उसकी कमी को बार बार उजागर कर रहे हैं आप, कमियों को इग्नोर करें और फिर बच्चों को मोटिवेट करके आप उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करें।
मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम था कि मैं बहुत जल्दी मतलब इरिटेट हो जाती हूँ कि नहीं हो रहा है तो यार छोड़ो, अब नहीं होगा। उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे पिंच करती थी, तुमसे कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे मेरे अंदर जो लगता था, अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। और उस टाइम पे मैंने जो किया, जैसे कि अभी ये जो 4 महीने वाली जर्नी रही जनवरी से, उस टाइम पे मैं बोर्ड्स के लिए कर रही थी, लेकिन बोर्ड्स वो था नहीं, मतलब कर तो रही थी जेई वाले तब उस बार तुम्हारा 12th का जेई की तैयारी अच्छे से हो गई। हाँ, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी कि बोर्ड के नहीं पढ़ना है मुझे, बोर्ड को पढ़ते हुए हायर लेवल क्वेश्चंस भी करते रहना है। सो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि तुमने बोर्ड पे फोकस भी रखा और 12th का जेई का जो सिलेबस है उसकी जो लेवल है उसको मेंटेन किया। तो मैंने जनवरी के बाद फिर तुम्हें सिर्फ 11th पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ा होगा। यस सर, जनवरी वाले अटेम्प्ट के बाद मैंने 12th पूरा फोकस किया है, 12th का किया। और उसके बाद जो 12 मार्च के बाद जो मेरे पास टाइम बचा, उसमें मैंने थोड़ा बहुत 11th को देखा। जैसे जो टॉपिक्स मेरे पहले से क्लियर थे, जो छूट गए वो तो छूट गए, उस पर फोकस ही नहीं किया, लेकिन जो पहले से क्लियर हो रखे थे उसे मैंने कंप्लीट किया। और उस बस पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पीवाईक्यू अगर कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। दैट इज द राइट डिसीजन कि पीवाईक्यू से तुम्हें 2 फायदा होता है व्हेन यू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे 2 फायदा है तुम्हें। एक तो तुम्हारा रिवीजन प्रॉपरली होता रहता है और दूसरा फायदा ये भी होता है कि जो रियल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको उसकी एक भनक लग जाती है, उसकी एक आपको टेस्ट पता चल जाता है। तो एक्चुअल एग्जाम में आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। इसलिए डूइंग पीवाईक्यू इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और एनी अदर एग्जाम। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे तुम एक बहुत साधारण फैमिली से हो, तो इकोनॉमिकली भी तुम्हें प्रॉब्लम रही होगी, तो तुम मेंटस में कैसे एडमिशन ली और कैसे तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई? सर, मेंटस में एडमिशन के लिए मुझे मम्मी ने गाइड किया था उस टाइम पे कि तुम्हें मेंटस में जाना चाहिए। और बाकी वहाँ पे जैसे हमारे टाउन से थोड़ा हट के जो भी लोग पढ़े थे यहाँ से, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें मेंटस जाना चाहिए। और जब मैं आई यहाँ पे तो उस टाइम पे आपसे बात हुई थी, तो आपने मेरा फ़ी कम कराया था, और क्योंकि उतना हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और जो भी जितना भी अभी तक अफोर्ड करके भी जो दी थी, वो मेरी मम्मी ने लोन पे दिया, और वो फादर ने धीरे धीरे करके लोन पे किया। ये बहुत जरूरी है। मेंटस पहले से ही तुम देखो, मेंटस की फ़ी वी आर हैविंग वेरी अफोर्डेबल फ़ी, कि काफ़ी कम फ़ी होता है। जहाँ नेशनल ब्रांड फ़ी लेते हैं उससे आधी फ़ी होती है, और फैसिलिटीज़ पूरी नेशनल ब्रांड से बेटर ही देते हैं हम लोग, चाहे टीचर्स हों, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें। तो पूरी ऑनलाइन का हेल्प भी तुम्हें मिला, तुमने 12th की पढ़ाई ऑनलाइन से मिली, डिजिटल ऐप से भी किया। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोग कम फ़ी में देते हैं। और जैसे तुम्हारे जैसे फैमिली के बच्चे आते हैं, हम्बल हैं, तब मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली ने आधी से भी कम कर दी थी। यस सर। तो फ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हम उनको फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बताओ, जो तुम मैंने सुना तुम ट्यूशन भी पढ़ाती हो, तुम बता रही थी। यस सर, मैंने पूरे 2 साल यहाँ पे जब तक रही, मैं फैमिली से एक्स्ट्रा जैसे हॉस्टल फ़ी जो लगता था, उसके अलावा मैंने घर से मात्र 2 महीने पैसे लिए थे। चलो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम अभी से सेल्फ डिपेंडेंट हो। हाँ। तो अब मैं तुम्हें एक्चुअली बोलूँगा कि अब 1 महीने बचे हैं जी एडवांस में, ठीक है। तुम्हें कोई ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हॉस्टल फ़ी भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेंटस के अचीवर कैंपस में आ जाओ, और वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल होंगे कैंपस में। तो तुम वहीं रहो फ्री में, कोई तुम्हें फ़ी नहीं देनी है, ना रहना है ना खाना है, खाने का पैसा देना है, चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करना है। मुझे लग रहा है जिस तरह तुमने इम्प्रूव किया है जनवरी से लेके अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, मेरे ख्याल से मई वाला जो अटेम्प्ट तुम्हारा होगा एडवांस, शायद वो सबसे अच्छा अटेम्प्ट हो तुम्हारा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अर्पिता, ये बताओ कि तुम्हारा क्या सपना क्या है? सर, अभी मेरे रिजल्ट के बाद अभी तो मैं चाहती हूँ कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ, और वहाँ से सीएसई ब्रांच से इंजीनियरिंग करूँ। कंप्यूटर साइंस में करना चाहती हो तुम? यस सर। और उसके बाद मैं पैसे जब अर्न करने के बाद मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, और उसके थ्रू मैं लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ। सेवा भाव है मेरे अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचूँ, और सब मतलब वैसे लोग जिनका कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो बहुत नीचे रह जाते हैं, उन्हें मैं ऊपर ला सकूँ।
ये बहुत अच्छी थॉट है तुम्हारी और ये डिसीजन भी अच्छा है तुम्हारा। ये मैं बार बार बोलता हूँ पेरेंट्स से भी बच्चों से भी कि आप भले ही आपका सपना कुछ और हो, आप यूपीएससी करना चाहते हो, आप आगे जाके फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, मैनेजमेंट में जाना चाहते हो सकता है आप एक्टर बनना चाहो, हो सकता है आप पॉलिटिशियन बनना चाहो, हो सकता है आप सिंगिंग में जाना चाहो, लेकिन जिस तरह की हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वहाँ पे तुरंत ये सपना पूरा करना आसान नहीं होता है। तो बेटर है कि आप एक ऐसा सिक्योर्ड रास्ता ढूंढें जहाँ पर कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, कुछ अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाए, फिर आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़े। जैसे तुमने अभी इंजीनियरिंग का डिसीजन लिया है और तुम एक बार इंजीनियर बन जाती हो, है ना, कंप्यूटर साइंस में मिल ही जाएगा जो तुम्हारे रैंक आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसके बाद तुम अर्निंग तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी और उस अर्निंग से तुम जो चाहो फिर अचीव कर सकते हो। तुम यूपीएससी की तैयारी कर सकती हो, कुछ और भी सपना है तो वो भी कर सकती हो। तो दिस राइट डिसीजन यू आर टेकिंग और तुम्हारी मम्मी ने सही एडवाइस किया। तो क्योंकि आर्ट्स लेके तुम सेल्फ डिपेंडेंट जल्दी नहीं बन पाती। तो ये मम्मी का सोच अच्छा है तुम्हारा और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को, हर मदर को, ठीक है, देखना चाहिए कि बच्चे को कैसे हम रास्ता दिखाएं ताकि उसकी मंजिल आसान होती जाए। मंजिल तो बच्चे को ही पाना है, लेकिन मंजिल को आसान बना देना ये मम्मी पापा का ही काम होता है, माता पिता का ही काम होता है। तो अर्पिता, भी ये आखिरी सवाल तुमसे है ना कि तुम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, है ना, जो उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी? सर, जब हम किसी की चीज़ के लिए चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। इवन हम लोग मतलब जब चल रहे होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उससे हमें फाइट करना होता है और बहुत टाइम पे मार्क्स कम आते हैं। मतलब टेस्ट चल रहे होते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होते हैं, उसके बाद जेईई मेन फर्स्ट सेशन 1 में मेरे मार्क्स कम आए, बट उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत किसी को हारना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कब क्या हो जाए और कब आपकी मेहनत दिख जाए वो किसी को नहीं पता है। और उस टाइम पे मतलब एक लाइन था कि व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड देन हार्ड वर्क बीट्स योर टैलेंट। वेरी गुड, ये अच्छी लाइन है तुम्हारी और ये सारे बच्चों को मोटिवेट करेगी। मेरी जर्नी से रिलेटेबल एक लाइन है जो कि मैंने ये 10th में लिखा था, जब लोग ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इवन मेरे मम्मी ने तो ऐसा कभी कहा नहीं, मतलब सो किया है मुझे कि तुम नहीं कर पाओगी, जस्ट एज अ पिंच। लेकिन उस टाइम पे मैंने लिखा था कि रख संयम वो मुकम्मल भी आएगा, तुम्हारे सफलता पे ताली बजाने खुद खुदा भी आएगा। क्या कहते हैं तुम्हारे माँ बाप, इतना बड़ा सपना ना पाल तुझसे ना हो पाएगा। ना देना जवाब, मुस्कुरा कर कह देना, रख संयम वो मुकम्मल भी आएगा, तेरे सफलता पे ताली बजाने खुद खुदा भी आएगा। चलो मैं ताली बजाता हूँ तुम्हारे लिए। So Arpita, thank you very much for having this conversation, and I wish you all the best for your very bright future. Thank you. Sir.